two infinitely long rod uniform charge density lambda 1 lambda 2 are like skew lines. Minimum separation between them is d. Minimum separation between them is d. Find the force on any rod. स्क्यू लाइन्स का मतलब होता है, पहले समझ लो स्क्यू लाइन का मतलब। स्क्यू लाइन मतलब ये लाइन पैरेलल हुआ और ये लाइन परपेंडिकुलर पे। किसी भी एक प्लेन में दो लाइन या तो पैरेलल होंगे या नहीं, एंगल पे भी हो सकते हैं, ठीक है, एंगल पे होंगे या 90 डिग्री के एंगल पे होंगे या पैरेलल होंगे। लेकिन अगर 3D में जाएंगे तो दो लाइन, ठीक है, जो ना तो पैरेलल हो, ना ही एंगल बना रहा हो और ना ही परपेंडिकुलर हो, ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा। ऐसे लाइन को कहते हैं स्क्यू लाइन्स। ये सब लाइन स्क्यू लाइन्स है। ये पैरेलल नहीं है, ये वाला पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है, ऐसा दो लाइन पैरेलल नहीं है और ना ही परपेंडिकुलर, क्योंकि इसके बीच में एंगल ही नहीं बन रहा। दोनों तो एक जगह है ही नहीं, अलग अलग प्लेन है। 3D में ऐसा बनेगा। ऐसे लाइन को बोलते हैं हम लोग स्क्यू लाइन्स। अब इस लाइन के और इस लाइन के हर पॉइंट का डिस्टेंस अलग अलग होगा, बस मिनिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो है d। तो मैं करता हूँ एक लाइन को ऐसा बनाता हूँ प्लेन में और एक लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन बनाता हूँ, ठीक है, मतलब ऐसा एक लाइन प्लेन में बनाता हूँ और एक लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन बनाता हूँ। इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा 1 है मान लो और इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा 2। मिनिमम सेपरेशन मतलब इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो d। ये इनफाइनेटली लॉन्ग रॉड है, ये भी इनफाइनेटली लॉन्ग रॉड है, मतलब ये रॉड ऐसा है, मैं टॉप व्यू बस बनाया, ये रॉड इधर की तरफ इनफाइनेट तक जा रही है, पीछे भी इनफाइनेट तक जा रही है। चलो अब निकालो इसके वजह से उस पर फोर्स बन गया आंसर क्या? देखो मैं बनाता हूँ, यहाँ से x डिस्टेंस पे मैं एक छोटा सा पार्ट कंसिडर करता हूँ dx। इस पे जो छोटा चार्ज होगा उसे dq कहता हूँ, जो कि लैम्डा 2 इंटू dx बोल सकते हैं। इस पॉइंट पे इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। तो किसी भी रॉड की वजह से, ये मान लो रॉड है, इसके वजह से इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है इसका? कोई भी रॉड की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? बड़ा है k लैम्डा बाई डी या 2k लैम्डा बाई डी। इनफाइनेटली लॉन्ग रॉड है, ऊपर भी इनफाइनेट नीचे भी इनफाइनेट। k लैम्डा बाई डी या 2k लैम्डा बाई डी, 2k लैम्डा बाई डी, ठीक है। इस रॉड पे यहाँ पर निकालोगे तब भी 2k लैम्डा बाई ये डिस्टेंस, यहाँ निकालोगे तब भी 2k लैम्डा बाई ये डिस्टेंस। कहीं भी निकालो परपेंडिकुलर में, प्लेन में कोई भी लाइन उस लाइन पे परपेंडिकुलर होगा जो पहले प्लेन पे परपेंडिकुलर है रॉड, बराबर। इसका मतलब ये हुआ ये जो डिस्टेंस r है ये एक्चुअली में रॉड पे परपेंडिकुलर ही तो है। तो ये जो वैल्यू होगी वो होगी 2k लैम्डा 1 बाय r, बराबर है। अब इसके वजह से ये चार्ज है dq, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है तो फोर्स भी इधर की तरफ ही लगेगा, लगेगा ना। उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? तो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, उस फोर्स की वैल्यू होगी लैम्डा 2 dx इंटू 2k लैम्डा 1 बाय r, ठीक है। इस फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगे। ये एंगल को थीटा मान लेता हूँ, तो ये एंगल भी थीटा होगा। फोर्स का ये कंपोनेंट f cos थीटा, फोर्स का ये कंपोनेंट f sin थीटा। ऐसे ही जितने भी पॉइंट होंगे उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, f cos थीटा f cos थीटा f sin थीटा। इसी तरीके से नीचे भी पॉइंट बनेंगे f sin थीटा f sin थीटा f। तो ये जो f sin थीटा ऊपर लगने वाला और f sin थीटा नीचे लगने वाला एक दूसरे को क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा? f cos थीटा। तो जो नेट फोर्स निकालेंगे वो एक्चुअली में इंटीग्रेशन ऑफ क्या होना चाहिए? f cos थीटा होना चाहिए। f की जगह लैम्डा 2 dx k लैम्डा 1 2 बाय r इंटू cos थीटा। अब 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 को बाहर ले लेता हूँ, dx बाय r इंटू cos थीटा। तीन प्रकार का वेरिएबल है। अब सॉल्व करो तो आप थीटा x और r तीनों वेरिएबल है। पॉइंट यहाँ की जगह कहीं और मानेंगे तो r भी बदल जाएगा, एंगल भी बदल जाएगा, x भी बदल जाएगा। तो तीनों को एक में कन्वर्ट करिए और सॉल्व करिए।
तीनों को एक में कन्वर्ट करने के लिए मैं सबको थीटा में कन्वर्ट कर रहा हूँ, कॉस थीटा लिख रहा हूँ या टेन थीटा ही लिख रहा हूँ। टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर एक्स बाय बेस डी, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हो जाएगी डी टेन थीटा, तो डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। आर को रिप्लेस करता हूँ, उसके लिए भी कॉस थीटा लगाएंगे। कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो डी बाय आर, तो यहाँ से आर हो जाएगा डी बाय कॉस थीटा, मतलब आर इक्वल टू डी सेक थीटा। रिप्लेस कर देते हैं इसको। नेट फोर्स 2k λ1 λ2 dx की जगह d सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, आर की जगह d सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। नहीं सेक स्क्वायर नहीं, सेक स्क्वायर होगा हाँ बराबर। तो आप देखो यहाँ से d और d कैंसिल हो जाएगा, एक सेक थीटा भी कैंसिल हो जाएगा। 2k λ1 λ2 सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। सेक थीटा कॉस थीटा 1 हो जाता है। 2k λ1 λ2 इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। थीटा की वैल्यू मिनिमम इधर इनफाइनाइट, मैक्सिमम इधर इनफाइनाइट, मतलब ये एंगल 90 और ये एंगल भी 90। फ्रॉम -π/2 टू +π/2, फ्रॉम -π/2 टू +π/2। 2k λ1 λ2 डी थीटा की जगह थीटा हो गया, फ्रॉम -π/2 टू +π/2। 2k λ1 λ2 π/2 माइनस π/2 ऐड करके हो जाएगा पाई। तो k का मतलब 1/4 एप्सिलॉन नॉट λ1 λ2 इंटू पाई। यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया। आंसर है λ1 λ2/2 एप्सिलॉन नॉट। यह है नेट फोर्स। चार्ज पार्टिकल मास m चार्ज q released from rest in a horizontal electric field. If gravity is non-zero, find equation of trajectory. Gravity is non-zero, find equation of trajectory. Charge particle mass m charge q released from rest in horizontal electric field E. If gravity is non-zero, find equation of trajectory. Equation of trajectory. जो लोग नए हैं वो बनाना, मतलब देखना, जिनको आता है वो बनाना। इधर की तरफ फोर्स लगेगा Q इंटू ई, इसकी वजह से पार्टिकल इधर की तरफ जाएगा थोड़ी देर बाद। ये डिस्टेंस x हो गया और ये y हो गया। x के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है और y के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। t टाइम पे वहाँ गया था। x इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो हाफ a इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सेलरेशन QE/m इंटू टी का स्क्वायर, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y के लिए ग्रेविटेशन रिस्पॉन्सिबल है, तो 1/2 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g इंटू टी का स्क्वायर। डिवाइड कर दे 1/2 1/2 टी स्क्वायर कैंसिल हो गया। x और y का रिलेशन निकालना ही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होता है। ये जगह QE/m इंटू जी, तो y इक्वल टू mgx/q इंटू ई। ये हुआ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इसको देख के लगता है कि इसका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब ऐसा कर्व नहीं जा करके y इक्वल टू mx वाला रिलेशन। कॉपी सुंदर होने से सिलेक्शन नहीं होता, दिमाग सुंदर होने से सिलेक्शन होता है। कॉपी तो एकदम घटिया भी रहेगा तो चलता है, और ये बात टोटली झूठ है कि अच्छा लगेगा तो पढ़ने में मज़ा आएगा। अगर डॉक्टर बनना होगा तो पढ़ने में मज़ा आएगा, नहीं बनना होगा तो कितना भी अच्छा नोट्स हो मज़ा नहीं आने वाला। एकदम फुल कलरफुल बुक बना लो, क्या फ़ायदा? इंसान पढ़ेगा कि बुक पढ़ेगा? नेक्स्ट, एक दो सवाल SHM से रिलेट करते हैं, वो फटाफट मैं कर देता हूँ, लिख लो, डायरेक्ट एक साथ ही सवाल लिख लेते। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ फॉलोइंग। अब वर्ड में नहीं लिखा था क्वेश्चन को, टाइम पीरियड ऑफ फॉलोइंग।
ऐसा एक पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, चार्ज q है, यहाँ वर्टिकली डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 का अंडर रूट, बताओ L बाय g होता है ना, तो g मतलब इफेक्टिव एक्सेलरेशन, तो यहाँ mg भी नीचे qe भी नीचे, तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन हो जाएगा g प्लस qe बाय m। ठीक है, इसी तरीके से ये हुआ पहला, लिखते चलो आप साथ में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 का अंडर रूट L बाय जी माइनस एम जी नीचे की तरफ है, क्यू ई ऊपर की तरफ है, तो क्यू ई का एक्सेलरेशन हो जाएगा क्यू ई बाय एम। एम चार्ज क्यू, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाइम पीरियड 2 का अंडर रूट L बाय, तो यहाँ जो एक्सेलरेशन होंगे, दो एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट होगा, तो रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाय एम का स्क्वायर। एक स्प्रिंग वाला ऑब्जेक्ट है, इसका मास m लगा हुआ है, चार्ज q है, इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल E, इसका टाइम पीरियड 2 का अंडर रूट m बाई के। ये एक्चुअली में एक्सेलरेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है स्प्रिंग पेंडुलम, आप ध्यान रखना, तो स्प्रिंग पेंडुलम में टाइम पीरियड नहीं बदलेगा, एक्चुअली में इक्विलिब्रियम पॉइंट बदलेगा बस। यहाँ जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो होगा कि x इक्वल टू क्यू इंटू ई, एक्स की वैल्यू क्यू ई बाय क्यू। ऐसे स्प्रिंग पेंडुलम को ऐसे वर्टिकल लगा दें, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ दे दें, मान लो टाइम पीरियड में कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि इसका टाइम पीरियड जो स्प्रिंग पेंडुलम का टाइम पीरियड जी पे डिपेंड ही नहीं करता, एक्सेलरेशन पे डिपेंड नहीं करता। हम SHM पढ़ेंगे तो बताएंगे, अभी आप बस लिख लेना कि स्प्रिंग पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है एक्सेलरेशन पे डिपेंड नहीं करता। सब लिख के हो जाए तो इंक्लाइन प्लेन के लिए सवाल लिखना, फाइंड द मिनिमम हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड सो दैट मिनिमम हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड सो दैट ऑब्जेक्ट नॉट स्लाइड ऑन स्मूथ सरफेस, ऑब्जेक्ट नॉट स्लाइड ऑन स्मूथ सरफेस। मिनिमम हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ मैंने ई माना, तो इसका जो फोर्स होगा वो इधर की तरफ हो जाएगा क्यू इंटू ई। इसमें अलोंग द प्लेन जो कंपोनेंट था एम जी का उसे एम जी साइन थीटा बोलेंगे, और परपेंडिकुलर टू प्लेन जो कंपोनेंट था उसे एम जी कॉस थीटा बोलेंगे। ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो इस फोर्स के कंपोनेंट इधर की तरफ एफ कॉस थीटा हो जाएंगे, और इधर की तरफ एफ साइन थीटा हो जाएंगे, इधर की तरफ नॉर्मल हो जाएगा। तो ये नॉर्मल को ये दोनों मिलके बैलेंस करेगा, और नहीं स्लाइड हो इसके लिए ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, मतलब एम जी साइन थीटा इक्वल टू क्यू इंटू ई कॉस थीटा होनी चाहिए। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत है यहाँ वो है एम जी साइन थीटा बाय क्यू कॉस थीटा, एम जी टेन थीटा बाय क्यू। बोले नेक्स्ट सवाल। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, चार्ज Q, रेडियस कैपिटल R। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, चार्ज Q, रेडियस कैपिटल R, रेडियस कैपिटल R, चार्ज कैपिटल Q, रेडियस कैपिटल R, मेड from material having Young's modulus gamma, made from material having Young's modulus gamma, made from material having Young's modulus gamma, Young's modulus gamma, Young's modulus gamma. If the equal charge placed at इक्वल रहना जरूरी नहीं है वैसे, कोई भी सिचुएशन हो जो भी चार्ज रहेगा, चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ द रिंग, इक्वल चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, देन फाइंड पहला फर्स्ट नेट फोर्स ऑन रिंग,
नेट फोर्स ऑन रिंग। दूसरा, स्ट्रेस डेवलप इन रिंग, स्ट्रेस डेवलप इन रिंग। तीसरा, टेंशन डेवलप इन रिंग, टेंशन डेवलप इन रिंग। चौथा, चेंज इन रेडियस ऑफ रिंग, चेंज इन रेडियस ऑफ रिंग, चेंज इन रेडियस ऑफ रिंग, चेंज इन रेडियस ऑफ रिंग। चलो ट्राई करो तो। डायग्राम ऐसा है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है जिस पे चार्ज Q है, इसकी रेडियस R है। इतना ही चार्ज, वैसे यहाँ जरूरी नहीं इतना ही चार्ज हो, कोई भी चार्ज हो सकता है, पर इस सवाल के लिए हमने वहाँ पर भी Q रखे हैं। स्मॉल q भी हो सकते हैं, माइनस Q भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, Q1 Q2 भी ले सकते हो आप। अब आपको ये बताना है, जो सवाल है वो बताना है, इसकी यंग्स मॉडुलस गामा है। नहीं, एल को पेरीफेरी ले सकते हैं ना, डेल्टा एल को नहीं। मतलब पहला इनिशियल और फाइनल वही डेल्टा है, तो ना इनिशियल का पेरी फाइनल का पेरीफेरी, इनिशियल का पेरी। हाँ बराबर, ले सकते हैं, करिए। यहाँ जो वायर यूज हुआ है इसका क्रॉस सेक्शनल रेडियस स्मॉल r ले लो, जो वायर से इसे बनाया गया है इसकी क्रॉस सेक्शनल रेडियस स्मॉल r, स्ट्रेस लिखने में ज़रूरत पड़ेगी। चलो बाकी लोग जिनको नहीं बन पा रहा है वो देखो ध्यान से। पहले तो नेट फोर्स की बात कर लेते हैं। तो अगर इसका छोटा सा पार्ट कंसिडर करो यहाँ पर, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा बाहर की तरफ। किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो रिपेल ही करने वाला है। नेचर अगर सेम होता तो अट्रैक्ट करता। कोई भी पॉइंट पे देख लो, रिपल्सन होने वाला है। तो अगर सब तरफ फोर्स लग रहा है तो वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, अगर n नंबर ऑफ इक्वल फोर्स लग रहा है एट इक्वल एंगल किसी भी पॉइंट पे, तो नेट वैल्यू क्या आती है? 0। पहला जो सवाल है, नेट फोर्स ऑन अ रिंग, उसका आंसर है 0। अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा क्या बोला है इसमें? स्ट्रेस। स्ट्रेस के लिए इसमें टेंशन निकालना पड़ेगा। उसके लिए इसका छोटा सा यही सेक्शन हम कंसिडर करते हैं, dx विड्थ का। उसे थोड़ा सा जूम करके बड़ा लिखते हैं। ये dx विड्थ है, सेंटर यहाँ पे, ये इसकी रेडियस है। मानते हैं कि इसने सेंटर पे जो dx विड्थ है सेंटर पे 2 थीटा का एंगल बनाया। फिर जो dx है उसे r इंटू 2 थीटा लिख सकते हैं। r d थीटा होता फॉर्मूला, तो dx को लिख दिया r इंटू 2 थीटा। इस पर जो फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, वो कितना लग रहा है? तो वो लग रहा है इसकी वजह से यहाँ जो चार्ज होगा वो dq चार्ज होगा। तो छोटे चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है dq इंटू k इंटू q इंटू डी क्यू बाय r का स्क्वायर, ये फोर्स लग रहा है। अब इसकी वजह से जैसे रिंग में ऐसे चारों तरफ फोर्स लग रहा है, तो जो रिंग वाली वायर है उसमें टेंशन फील होगा। तो वो टेंशन फील किधर होगा? तो टेंजेंट के अलॉन्ग होगा। इस पॉइंट पे देखेंगे तो टेंजेंट के अलॉन्ग टेंशन, इस पॉइंट पे भी देखेंगे तो टेंजेंट के अलॉन्ग टेंशन। अब मैं यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ दो। अगर ये एंगल थीटा है तो इसे भी थीटा बोलेंगे, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा और ये भी थीटा हो जाएगा। टेंशन का ये कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन थीटा। उसी तरीके से यहाँ भी दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा। ये कंपोनेंट टी कॉस थीटा और ये कंपोनेंट टी साइन थीटा होगा। टी कॉस थीटा तो एक दूसरे को कैंसिल करेगा। अब आप देखोगे तो dx में नीचे की तरफ जो फोर्स लग रही है वो 2t साइन थीटा लग रही है, ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही है वो f लग रही है। दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। f मस्ट बी इक्वल टू 2t
साइन थीटा के बराबर है। एफ मतलब के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू छोटा चार्ज को क्या लिखेंगे, चार्ज डेंसिटी इंटू डी एक्स लिखेंगे ना, चार्ज डेंसिटी डी क्यू को लिखेंगे चार्ज डेंसिटी मतलब टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर इंटू लेंथ डी एक्स, ये लिखेंगे। छोटा चार्ज को लिखेंगे चार्ज बाय 2 पाई आर इंटू लेंथ डी एक्स इक्वल टू 2t। अगर थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा को थीटा लिखते हैं, डी एक्स को रिप्लेस कर देते इससे। देखो ये जगह के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर इंटू डी एक्स को रिप्लेस करेंगे आर इंटू 2 थीटा से इक्वल टू जगह 2t थीटा, तो यहाँ से थीटा और 2 कैंसिल हो गया और आर यहाँ से कैंसिल हो गया, तो जो t आ गया वो आ गया के क्यू स्क्वायर बाय वो क्या 2 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया टेंशन। अब टेंशन आ गया तो स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया, मतलब जैसे कि ये रिंग का छोटा सा पार्ट पकड़ लो जिसमें टेंशन इधर की तरफ, तो इसकी जो एरिया उससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो एक्चुअली में हो जाएगा टेंशन बाय एरिया। टेंशन है के क्यू स्क्वायर बाय 2 पाई आर स्क्वायर और एरिया हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो जाएगी स्ट्रेस। चलो पहले इतनी बात लिख लो फिर आगे की बात करते हैं। देखो जैसे इसमें बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, इसकी रेडियस अभी आर है, तो एक्सपेंड होकर के बड़ा सर्कल बन जाएगा, बड़ा रिंग। तो मान लो इसकी रेडियस आर प्लस डेल्टा आर हो गई। पहले वाले की लेंथ L1 कहता, दूसरे वाले की लेंथ सर्कमफ्रेंस को L2 कहता। तो L1 हो गया 2 पाई आर और L2 हो जाएगा 2 पाई आर प्लस डेल्टा आर, तो चेंज इन लेंथ जो हो जाएगी L2 माइनस L1, तो 2 पाई आर प्लस डेल्टा आर माइनस 2 पाई आर। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई डेल्टा आर बचेगा। और स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ हो गया 2 पाई डेल्टा आर और ओरिजिनल लेंथ मतलब पहले की सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, तो ये कैंसिल होकर के हो जाएगा डेल्टा आर बाय आर। अब हम सब जानते हैं यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो जो स्ट्रेस है वो हो जाएगा यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेस ऑलरेडी निकाल चुके हैं, के क्यू स्क्वायर बाई 2 पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर टू यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेन हो गया चेंज इन रेडियस बाय रेडियस, यहाँ से एक रेडियस कैंसिल ही हो जाएगा, हमको चेंज इन रेडियस चाहिए, तो यंग्स मॉडुलस आके डिवाइड हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई 2 पाई स्क्वायर कैपिटल आर यंग्स मॉडुलस स्मॉल आर का स्क्वायर, ये हो गया आंसर। हो गया, नेक्स्ट लिखो। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड hollow hemisphere having charge density sigma, uniformly charged hollow hemisphere having charge density sigma, if another charge q placed at the center of hemisphere then find force on it. डायग्राम बना लिया, इसका आंसर याद रखना। इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हेमीस्फीयर की वजह से वो होता है सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सेंटर से दूर, और अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो ऊपर की तरफ अट्रैक्शन हो। बस ये वाला आंसर याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर ये हो गया तो फोर्स भी आ जाएगा, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू इंटू सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट।
चलो नेक्स्ट सवाल लिखो। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स ड्यू टू two infinitely long line charge density lambda 1 and lambda 2 parallel to z-axis. Charge density lambda 1 and lambda 2 parallel to z-axis. One passing through origin, another through the point D0. If पहला सिमिलर नेचर चार्ज, दूसरा अपोजिट नेचर चार्ज। दोनों के लिए आपको ये ग्राफ ड्रॉ करने हैं। ये आपका होमवर्क है, समझो एक प्रकार से। पहले दोनों प्लस प्लस और फिर दूसरा ग्राफ बनाना है जिसमें एक प्लस और एक माइनस हो। मान लो ये प्लस है, दूसरा वाला माइनस है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। ये वाई एक्सिस से बना के ना ग्राफ डायग्राम ड्रॉ करके रख लो। ये सिमिलर नेचर व अपोजिट नेचर। ऐसा ग्राफ मैग्नेट वगैरह में भी होता है, मैग्नेट में भी पढ़ेंगे हम। ट्राई करके आना, नहीं बनेगा तो मैं बनाऊंगा, पर आपको दे रहे ट्राई करके लाने के लिए। कंडक्टर having surface charge density sigma find radiation pressure at any point on surface. Find radiation pressure at any point on surface. उसके लिए भी डायग्राम बना दीजिए। चलो आज बस इतना, फिर कल करेंगे। ये दोनों आपके लिए होमवर्क है, आप कल ट्राई करके आना। बनेगा तो ठीक, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में बना देंगे। जो टेस्ट आएगा उसमें अभी तक की सब कुछ आएगा, डाइपोल और फ्लक्स को छोड़ के, मतलब फ्लक्स गॉस छोड़ के। बाकी जितने सवाल होते हैं वो लगभग वैरायटी हमने कवर कर लिए है। अब आप कोई भी बुक बनाओ तो बनेगा, ठीक है। कुछ सवाल और होते हैं जो मिक्स करके होते हैं, तो वो तो पूरा लेसन कंप्लीट होगी तभी बताएंगे, ठीक है।